रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीआरएस कहते हैं। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये आपके 10 मार्क्स की रहती है एसएएस एग्जाम में। तो ये है क्या? जैसे नाम बताया कि बैंक रिकन्साइल करना मतलब समझौता करना, और उसकी स्टेटमेंट यानी कि ऐसा क्या चीज़ है। अब बैंक से रिकन्साइल करने की बात करें तो जो एक बिजनेस है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जो अकाउंटेंट वगैरह हैं सब अपना हिसाब किताब रखते हैं। कैश बुक मेंटेन की जाती है कि कब कितना पैसा आया या गया। ठीक है, उन्होंने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया। दूसरी तरफ इस बिजनेस का जो बैंक में अकाउंट है, तो जो भी बिजनेस चल रहा है वहां पर पैसा आएगा जाएगा, वो कैश में भी हो सकता है या फिर बैंक से चेक से भी पेमेंट हो सकती है। तो जो भी बैंक अकाउंट है, चेक वगैरह से पेमेंट होती है, वो वहां बैंक रिकॉर्ड करता है, क्योंकि चेक जाएगा या पैसा जमा होगा तो उसका हिसाब किताब बैंक रखेगा। तो कैश बुक में कैश का कॉलम अलग है और बैंक का कॉलम अलग है। तो बैंक का जो कॉलम है, बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड रहेंगी। तो डिपार्टमेंट जो बिजनेस है, बिजनेस अपना रिकॉर्ड अपडेट करता है। कैश बुक का बैंक कॉलम और जो बैंक है ये दोनों मैच होना चाहिए, क्योंकि बैंक से पैसा आया या गया वो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड है। अब ये बात चलती रही, बिजनेस चलता रहा, महीना खत्म हुआ, बैंक से पासबुक अपडेट करवा कर लाए, तो जो कैश बुक है, कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक मैच होनी चाहिए थी। तो बराबर अगर है तो सब ठीक है कि बिजनेस कहता है मैंने इतना पैसा जमा किया या इतना पैसा निकाला, कहीं पर कोई भी पेमेंट की गई है, बराबर तो होनी चाहिए। बराबर है तो कोई इशू नहीं, तब ये बीआरएस का रोल कुछ नहीं है। अगर ये किसी भी कारण से बराबर नहीं है तब हम तैयार करते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कि अंतर आ गया, हमारे पास 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए था बैंक में, हमारा रिकॉर्ड तो ये कह रहा है। बैंक कहता है नहीं, आपके तो 90,000 रुपए ही हैं हमारे पास, ये 10,000 कहाँ गए। तो ये 10,000 का डिफरेंस जो आया है, अब इसी चीज को देखना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार की जाती है कि ये डिफरेंस कहाँ किस प्रकार आया है। तो बीआरएस क्या है, इसके जो डिफरेंस आते हैं उसके रीज़न क्या क्या हैं, हमें मैच क्या करना होता है। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है और पासबुक है उसे हम मैच करते हैं। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक, कि कैश बुक में जो बैंक बैलेंस दिखाया जा रहा है और बैंक की जो पासबुक है, अगर उनमें कोई भी डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को रिकनसाइल करते हैं। रिकनसाइल क्या, कैश बुक है, एक आपकी पासबुक है, 1 लाख रुपए कैश बुक में दिखा रहा है, पासबुक में 90,000 दिखा रहा है। एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है जिसे कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये बीआरएस तैयार क्या की जाएगी कि बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा है प्लस और माइनस
तो पुराने कैंडिडेट होंगे वो आप याद कर सकते हैं, यूडीसी वाले भी हैं कैंडिडेट कुछ इसमें, कि कैश बुक का हमारा डेबिट और क्रेडिट जो होता है, डेबिट साइड हमारा फेवरेबल बैलेंस होता है जो प्लस का है, 1 लाख लिखा। उसके अलावा कोई पेमेंट हमने की थी तो हमारे में माइनस होती है कैश बुक में। चेक कोई रिसीव किया था तो वो प्लस होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक 5-5 हज़ार के 2 चेक आए तो वो हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं। अब उससे पैसा दोनों चेक से बैंक को नहीं मिला, हमने ये चेक बैंक में जमा कर दिए, लेकिन जिसके ये चेक थे उसके खाते से पैसा निकलकर हमारे खाते में नहीं आया है, इसीलिए बैंक का जो पासबुक है वो 90,000 का बैलेंस शो कर रही है, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में तो इसको पहले से ही रिकॉर्ड कर दिया है, इसलिए 1 लाख है। यानी कि हम इसको -10,000 लिख देंगे। तो माइनस वाले कॉलम में 10,000 हमने लिखा, दोनों चेक का अलग अलग लिख देते हैं। चलिए 5,001 5,001 चेक्स पेड इनटू या सेंट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। फिर इसका टोटल करेंगे, तो हमारा जो डिफरेंस आया है टोटल, इस तरफ तो 1 लाख हो गया, इस तरफ टोटल बन गया 10,000, इनका डिफरेंस निकला 90,000। और 90,000 हमारा अब आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। यही बैंक कह रहा है कि हमारे पास 90 है और हमारे हिसाब से अब 90 आ गया। तो ये जो मिलान नहीं हुआ था 2 चेक की वजह से, जो हमने तो रिकॉर्ड कर लिए थे लेकिन बैंक में अभी पैसा नहीं आया था, इस वजह से ये 90 था। और हमने ये लिखना शुरू किया, ये स्टेटमेंट तैयार की, तो ऑटोमेटिक जो बैलेंस है वो 90,000 रुपये निकल कर आ गया और यही हमारी पासबुक का बैलेंस है। तो ये है स्टेटमेंट जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है। अब इसी का प्रैक्टिकल आगे करेंगे। तो डिफरेंस जो होता है कैश बुक और पासबुक में, उसका रीज़न क्या है? डिफरेंस में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एक तो होता है टाइम गैप, कि हमने चेक जमा कर रखा था, अभी तक पैसा नहीं आया, टाइम बीत गया, ऐसे बीच में टाइम का एक गैप आ जाता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने में, या फिर कुछ गलतियां भी हो जाती हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। तो जो टाइम गैप की वजह से होता है वो सबसे पहले है चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। कि चेक इशू तो कर दिया गया है किसी भी क्रेडिटर को फर्म के द्वारा, इट इज इमीडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। जो कैश बुक है हमारी लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है। जो भी हम रिसीव करते हैं वो लेफ्ट साइड में है और जो पेमेंट करते हैं वो राइट साइड में होती है। तो क्रेडिट साइड राइट साइड है, उसमें एक कैश का कॉलम है और एक बैंक का कॉलम है। तो जैसे ही हमने कोई चेक काटा, चेक काटते ही सबसे पहले हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कॉलम में हमने लिखा कि ये 5,000 का चेक हमने पे कर दिया है। तो कैश बुक में हमारा जो भी बैलेंस है वो 5,000 कम हो गया है, हमारे हिसाब से पेमेंट हो चुकी है। अब जिस भाई साहब को ये चेक दिया था वो चला गया घूमने, और घूमकर 1 वीक बाद आया, उसके बाद उसने बैंक में वो चेक लगाया। जब तक बैंक में चेक जाएगा नहीं तो पासबुक यानी कि बैंक से पैसा कम होगा ही नहीं। तो ऐसे टाइम गैप आ गया जिसकी वजह से हमारी कैश बुक का और पासबुक का जो भी बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 28 तारीख को, अभी 28 नवंबर 23 को चेक काटा, ये घूमने चला गया। अब 10 दिसंबर को वापस आकर चेक लगाएगा, लेकिन हम 30 नवंबर को जब स्टेटमेंट लेकर आएंगे उसमें ये 5,000 रुपये कम हुए नहीं खाते से। तो पासबुक में यानी कि बैंक में ज़्यादा दिखाएगा, हमारे पास कैश बुक में कम दिखाएगा। अब इसको रिकनसाइल कैसे करेंगे कि हमने तो ये माइनस कर रखे हैं पहले 5,000 रुपये, लेकिन एक्चुअली पासबुक से कम हुए नहीं है। इसकी रिवर्स एंट्री, रिवर्स माइनस की थे तो अब प्लस कर देंगे।
बराबर हो जाएगा कि ये पैसा हमारा अभी तक खाते से गया ही नहीं है। वो अलग चीज़ है, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे, प्रैक्टिकल करेंगे तब और क्लियरेंस आ जाएगी। तो टाइम गैप का पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया गया है बैंक में। द बैंक विल डेबिट द फर्म अकाउंट ओनली व्हेन दिस चेक इज एक्चुअली प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, कि जब बैंक में एक्चुअली चेक जाएगा पेमेंट के लिए, बैंक तो तब डेबिट करेगा, यानी कि खाते में से कम करेगा पैसा, और जब तक वो चेक नहीं जाएगा उसका बैलेंस। अब इस हिसाब से हमारा कैश बुक का बैलेंस है वो तो रह गया कम और पासबुक का ज़्यादा दिखाएगा। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अनटिल द चेक्स आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट द कैश बुक विल शो ए रिड्यूस्ड बैलेंस इन कंपैरिजन टू द पासबुक, पासबुक के कंपैरिजन में कम बैलेंस है कैश बुक का। दूसरी सिचुएशन है कि चेक्स और बैंक ड्राफ्ट पेड और डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है किसी से हमें पैसा लेना था, चेक ले लिया है और वो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया है। पे का मतलब पेमेंट नहीं रहेगी यहाँ पर, ये वर्ड ध्यान रखना कि चेक या बैंक ड्राफ्ट पेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक में हमने जमा किया है फॉर कलेक्शन, कि पैसा हमारे खाते में आ जाए, कलेक्ट हो जाए, बट नॉट येट क्रेडिटेड या कलेक्टेड बाय द बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक पैसा हमारे खाते में नहीं डाला है क्योंकि दूसरे बैंक में से क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो ये टाइम गैप वाली सिचुएशन आ गई। तो फर्म रिसीव्स चेक्स या ड्राफ्ट रिसीव करती है किसी भी कस्टमर से तो वो इमीडिएटली डिपॉजिट कर देती है बैंक में फॉर कलेक्शन एंड एन एंट्री इज मेड इनटू द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कि जैसे ही कोई चेक आया हम डेबिट साइड में कोई भी प्राप्ति जो होती है चेक की, बैंक ड्राफ्ट की, हम सेम टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं। एग्जांपल लेते हैं 5,000 का चेक आया, हमने लिख दिया, हमारे पास तो बैलेंस बढ़ गया, लेकिन अभी तक जो बैंक है बैंक में तो ये पैसा पहुंचा ही नहीं है, तो वहाँ भी कम शो करेगा। तो यहाँ पर द बैंक विल क्रेडिट द फर्म्स अकाउंट ओनली व्हेन इट हैज़ एक्चुअली कलेक्टेड द पेमेंट ऑफ दीज चेक्स फ्रॉम अनदर बैंक, दूसरे बैंक से जब ये पैसे लेकर खाते में जमा कर देगा तब रिकॉर्ड करेगा। तब तक 5,000 रुपये हमारे कैश बुक में तो ज़्यादा हैं लेकिन बैंक में तो अभी आए ही नहीं हैं। अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो कैश बुक में 5,000 ज़्यादा मिलेगा, पासबुक में 5,000 कम मिलेगा। Until the checks are collected and credited by the bank, the cash book will show an increased balance in comparison to the passbook. Checks paid into the bank, कि चेक बैंक में पे कर दिए हैं फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। पहली सिचुएशन थी कि पैसा कलेक्ट ही नहीं कर पाए थे, अब ये आ गया कि जिसका चेक था उसके खाते में पैसे नहीं थे या साइन मैच नहीं हुआ, किसी भी कारण से डिसऑनर हो गया, यानी कि अब ये पैसा खाते में आएगा ही नहीं, डिसऑनर हो गया चेक। तो व्हेन चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज आर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, these are immediately recorded on the debit side of the bank column of the cash book। कैश बुक में हमने रिसीव करते ही लिख दिया था 5,000 मिल गई और ये फिर भेज दिया बैंक में। तो चेक आर डिसऑनर्ड, बैंक विल नॉट मेक एनी एंट्री इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कस्टमर अकाउंट, कि हमने तो 5,000 रिसीव लिख दिए लेकिन बैंक ने 5,000 क्रेडिट नहीं किए क्योंकि ये तो डिसऑनर हो गया, पैसा मिला ही नहीं, क्रेडिट नहीं करेगा खाते में। लेकिन हम कर चुके हैं इसलिए कैश बुक का और पासबुक का कंपैरिजन करेंगे तो हमारा बैलेंस कैश बुक का ज़्यादा रहेगा, पासबुक का कम रहेगा। तो एज ए रिजल्ट द कैश बुक विल शो एन इंक्रीज्ड बैलेंस इन कंपैरिजन टू द पासबुक। अब है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, कि हम तो महीने के अंत में 30 नवंबर 2023 को पासबुक अपडेट करवा कर लाएंगे और तब हमने देखा कि हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है वो तो कम है, पासबुक का ज़्यादा है। हमारा पैसा था बैंक में, उसका हमें इंटरेस्ट मिल गया है, ब्याज मिला तो बैंक ने ब्याज जमा कर दिया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं था।
तो इफ हम मेंटेन ए सेविंग बैंक अकाउंट, द बैंक अलाउज ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मिनिमम बैलेंस ऑफ ईच मंथ इन सच एन अकाउंट। अकाउंट में इंटरेस्ट मिल गया, बट द कस्टमर या फर्म की बात करें, विल कम टू नो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ओनली व्हेन ही गेट्स हिज पासबुक। जब पासबुक आई तब पता चला कि कितने रुपए का ब्याज मिला है। कंप्लीटेड आफ्टर ए गैप ऑफ टाइम, तो गैप हो गया। तो उन्होंने 5,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्लस कर दिए थे, खाते में बढ़ा दिए कि आपका पैसा पड़ा था उसका इंटरेस्ट में है, लेकिन हमारी जो कैश बुक है उसमें तो अगर कंपेयर करेंगे पासबुक से तो बैलेंस कम है, जब तक हम 5,000 इसमें नहीं लिखेंगे तो पासबुक का ज़्यादा बैलेंस होगा। अब इसका उल्टा भी हो सकता है कि कैश बुक से माइनस के 5,000 हो गए हों, कि एटीएम चार्ज किसी प्रकार की और फैसिलिटी का चार्ज काट लिया, लेकिन पासबुक हमारे पास आएगी अपडेट होकर, तब हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में कि कुछ पैसा माइनस हुआ है, लेकिन अभी तक हमारी कैश बुक में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अब आप इसे ये लेकर मत चलिएगा कि एसएमएस आ जाता है जी, एसएमएस से अपडेट नहीं होगा। आपकी पासबुक जब अपडेट होकर आएगी उसके हिसाब से चलता है। तो ठीक है, ये 5,000 माइनस हुई यानी कि बैंक में कम हो गए हैं, लेकिन हमारी कैश बुक अब ज़्यादा दिखाएगी क्योंकि हमने तो ये 5,000 माइनस किए ही नहीं हैं। तो इन द इंटरवेनिंग पीरियड द बैलेंस ऑफ कैश बुक विल बी कंपैरेटिवली लेस देन द बैलेंस ऑफ द पासबुक। ये इंटरेस्ट की बात की थी। दूसरी सिचुएशन इससे उल्टी हो जाएगी कि पासबुक का कम हो जाता है। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, ज़्यादा पैसे निकाल लिए। बिजनेस वगैरह में एक लिमिट रहती है कि जितना पैसा उसके खाते में है उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो वो निकाल सकता है, और जितने दिन यूज़ करेगा 10 दिन 15 दिन महीना उतने दिन का ब्याज लगेगा। अब जैसे ही पैसे वापस जमा हो जाएंगे ब्याज लगना बंद हो जाता है। तो ऐसे ओवरड्राफ्ट होता है तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, उसके ऊपर बैंक चार्ज करेगा, तो बैंक पासबुक से पैसा कम हो जाएगा। व्हेन ए बैंक गिव्स ए फर्म द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग इन एक्सेस ऑफ इट्स डिपॉजिट, जितना जमा है उससे ज़्यादा पैसा निकालने की सुविधा देता है, तो दिस एक्सेस विड्रॉल इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। जो ज़्यादा पैसा निकाला वो ओवरड्राफ्ट होता है। तो बैंक चार्ज करता है इंटरेस्ट इस ओवरड्राफ्ट पर और डेबिट करता है फर्म के अकाउंट को, क्योंकि जो खाता में से पैसा कम होगा वो तो डेबिट का मैसेज आपको भी आता है। तो खाते में से कम पैसे होंगे तो डेबिट होंगे। तो यहाँ से एग्जांपल लेते हैं कि 5,000 रुपये का ब्याज लगा दिया, इसने माइनस कर दी, वही एग्जांपल था। दिस एंट्री विल बी मेड इन द कैश बुक ओनली व्हेन द कस्टमर रिसीव्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक और व्हेन ही रिसीव्स पासबुक ड्यूली कंप्लीटेड। तो कैश बुक में तो तब पता चलेगा, उससे पहले तो कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये पहले ही कम हो चुका है, यानी कि हमारी कैश बुक में ज़्यादा दिखाई देगा, पासबुक में कम। तो अनटिल देन द बैलेंस ऑफ द टू बुक्स विल डिफर, बराबर नहीं होगा। बैंक चार्जेज एंड कमीशन चार्ज्ड बाय द बैंक, अगर बैंक चार्ज करता है, चार्ज मतलब खर्चा डालता है, अगर बैंक ने कोई बैंक चार्ज लगाया है, कोई कमीशन लिया है, तो पासबुक से कम हो जाएगा, लेकिन कैश बुक से तो रिकॉर्ड अपडेट बाद में होगा। तो बैंक रेंडर्स मैनी सर्विसेज टू इट्स कस्टमर, बहुत सारी सर्विस देता है जिसका वो चार्ज लेगा, तो इन सर्विसेज के चार्ज लेता है, तो अपनी पासबुक में तो वो माइनस कर देता है, लेकिन कैश बुक में बाद में पता चलता है। तो नोटेबल चार्जेस लेविड बाय द बैंक आर कमीशन एंड कलेक्शन चार्जेस। तो बैंक डेबिट कर देता है कस्टमर के या फर्म के अकाउंट को दीज चार्जेस, बट द कस्टमर विल नॉट मेक एनी एंट्री इन कैश बुक। तो वो कैश बुक में तब तक कोई एंट्री नहीं बना पाता है, लेकिन बैंक पासबुक में तो रिकॉर्ड कर चुका है। अनटिल ही रिसीव्स ए स्टेटमेंट फ्रॉम द बैंक, बैंक से स्टेटमेंट मिलेगी तब वो देखेगा कि 5,000 रुपये इस सर्विस के काट रखे हैं, तब वो अपना रिकॉर्ड करेगा। तो इतने टाइम में इनका बैलेंस डिफर रहेगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट, अब बिजनेस है, किसी को उधार में सामान दिया था, उस कस्टमर ने डायरेक्ट आकर बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो पासबुक में तो पैसा आ गया कि 1,00,000 रुपए बैंक में जमा हो गए, तो पासबुक तो 1,00,000 ज़्यादा दिखाएगी, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि मैंने आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं। तो डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया कस्टमर ने बैंक अकाउंट में। ऐसी सिचुएशन भी आती है तो सम कस्टमर्स में डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इन फर्म्स अकाउंट,
बैंक विल इमीडिएटली क्रेडिट द फर्म अकाउंट, क्योंकि पैसे जमा हो गए हैं तो वो तो क्रेडिट कर ही देगा कि 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए आपके खाते में ऑन रिसिप्ट ऑफ सच पेमेंट। बट द फर्म विल कम टू नो ऑफ द डिपॉजिट ओनली व्हेन ही रिसीव्स द बैंक पासबुक ड्यूली कंप्लीटेड आफ्टर ए गैप ऑफ टाइम। पैसा 2 तारीख को आया और पासबुक आई 30 तारीख को। 30 तारीख को देखा कि सी सिंह बी सिंह ने जो पैसा डालना था वो डाल दिया था, तब अपना वो 1 लाख अपडेट करेगा, लेकिन तब तक तो डिफरेंस रहेगा। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ब्याज आया सीधा बैंक में आ गया, पता भी नहीं चला, तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया। समटाइम बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन कस्टमर इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट से बैंक में पैसा आया वो प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ, तो पासबुक ज़्यादा दिखाएगी। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर और फर्म, अभी डायरेक्ट उसका इन्वेस्टमेंट के जो भी इंटरेस्ट बनता था वो कलेक्ट भी कर लिया था। अब कुछ LIC है, बिजली का बिल है, बार बार परेशान ना होना पड़े तो बैंक को वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये मेरा 30 तारीख के हर महीने की 30 तारीख को इतनी प्रीमियम पे करते रहना है LIC की, तो बैंक ऑटोमेटिक पे कर देगा। लेकिन जब पासबुक आएगी तब पता चलेगा, कैश बुक में तो तब रिकॉर्ड करेंगे कि बैंक ने ये इतना पैसा काट लिया है। तो समटाइम्स एन अकाउंट होल्डर गिव्स ए स्टैंडिंग ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू मेक सर्टेन पेमेंट सच एज इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट है, उसके बिहाफ पर बैंक ऑटोमेटिक पे कर देता है एक बार इंस्ट्रक्शन जारी करने के बाद। तो बैंक मेक्स दीज पेमेंट्स, ऐसी पेमेंट कर देगा और डेबिट कर देगा फर्म का अकाउंट जो है। बट द फर्म विल बी एबल टू एंटर द सेम इन इट्स कैश बुक ओनली व्हेन द इंटीमेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक, और बैंक का इंटीमेशन यहाँ हम बात करेंगे कि पासबुक आएगी या फिर जो बैंक की स्टेटमेंट आएगी। तो बैंक तो अपने पासबुक में तो इसे कर देता है माइनस, लेकिन कैश बुक में नहीं होता, तब तक ये पासबुक का जो बैलेंस है एज कंपैरिजन टू कैश बुक कम रहता है। तो ये इतना पीरियड जो है इंटरव्यू द कैश बुक विल शो एन इंक्रीज्ड बैलेंस इन कंपैरिजन टू द पासबुक। अभी तक हमने जो बात की है ये टाइम गैप था कि टाइम ज़्यादा लग गया इसलिए डिफरेंस आया। अब कुछ डिफरेंस ऐसे हैं गलती हो जाए कि कैश बुक में हमने 5,000 रुपये रिसीव किए थे, वो 5,000 2 बार लिख दिए, ये भी गलती हो गई। 5,000 लिखने थे 500 लिख दिए, ये भी गलती हो गई। यही गलती हम कर रहे हैं तो बैंक भी कर सकता है। अब पैसा निकालना था महेश वेंकटेश्वर वी के खाते से, उसने पैसा निकाल दिया किसी और के खाते से, विश्वास के नाम से, बस कुछ भी कहिए कि किसी भी दूसरे के खाते में पैसा जमा कर दिया, दूसरे के खाते से निकाल दिया, या वही 5,000 की अमाउंट थी उसको 500 लिख दिया, या 2 बार माइनस कर दिया। तो ये सिचुएशन दोनों तरफ से हो सकती है। समटाइम द डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस में अराइज ड्यू टू द एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय गलती हो जाती है। कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम, या फिर पासबुक में गलती हो जाती है। सच एरर्स में बी ऑफ 2 टाइप्स। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, या तो वो फर्म के द्वारा गलती होगी कि वो कैश बुक में लिखते समय वही बात आ गई कि 5,000 आए थे 500 लिख दिया, या 5,000 आए थे 5 लाख लिख दिया, कुछ भी गलती हो सकती है। उसी प्रकार फिर बैंक भी ये गलती कर सकता है, वो पासबुक में भी गलत लिख सकता है। तो इस प्रकार जो एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म, क्या किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं कि फर्म में कमिट एरर वाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक। सच एरर्स में बी चेक इश्यूड टू ए क्रेडिटर बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि एक चेक इशू किया गया था, पेमेंट की गई थी 5 लाख की, वो चेक तो क्रेडिटर को दे दिया, वो जाएगा सीधा बैंक में और 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लेगा, लेकिन ये 5 लाख की पेमेंट जो की है यहाँ रिकॉर्ड नहीं की, यहाँ रिकॉर्ड नहीं हुई तो हमारी कैश बुक से तो 5 लाख गए ही नहीं। तो चेक इश्यूड टू ए क्रेडिटर बट omitted टू बी रिकॉर्डेड, उसे यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गए
5,000 तो खाते से कम हो चुके हैं क्योंकि चेक गया है। दूसरी गलती, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कि हमारे पास एक चेक आया 5,000 का और ये चेक हमने भेज दिया बैंक में गया, खाते से पैसा जिसका चेक था वहाँ से हमारे खाते में 5,000 आ गए। लेकिन यहाँ हमें रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड में, जो लेफ्ट साइड है रिसीव्ड साइड में, कि 5,000 का चेक आया है, वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया यहाँ पर। तो ये भी एक गलती है कि हमारा पासबुक का 5,000 ज़्यादा दिखाएगा, हमारा कैश बुक का कम दिखाएगा। तो एरर इन टोटलिंग और बैलेंसिंग बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक का बैंक कॉलम का जो बैलेंसिंग करते हैं या टोटल करते हैं, तो उसी में अगर गलती हो जाए तो टोटल करने में भी गलती हो सकती है। किसी का माइक ऑन है, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। तो यहां पर टोटल करते समय गलती हो सकती है। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक क्या गलती कर सकता है? बैंक कमिट्स एन एरर एंड रिकॉर्ड्स रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर या फर्म के अकाउंट में विच कॉजेज ए डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए या बताइए कुछ कहना चाहते हैं तो। शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैन बी प्रीपेड बाय टेकिंग द बैलेंस इधर एज पर कैश बुक। जब कभी भी हम बीआरएस तैयार करते हैं तो स्टार्ट या तो कैश बुक से कर सकते हैं या फिर हम पासबुक से कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, हमने कैश बुक से स्टार्ट की थी तो फिर पासबुक का बैलेंस निकल कर आ गया था। तो हम स्टार्ट कैश बुक से भी कर सकते हैं बीआरएस तैयार करनी, या फिर पासबुक से भी, किसी से भी स्टार्ट करेंगे। अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट में हमारा पासबुक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा कि हमने 5,000 का ये चेक, जैसे एग्जांपल था 1 लाख, उसमें से 5,000 का एक चेक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, 5,000 का एक दूसरा चेक था, उसको माइनस करने के बाद 90,000 बचे और पासबुक भी 90,000 कह रही है। तो कैश बुक से चलकर हम पासबुक के बैलेंस पर पहुंचेंगे। अगर हम अपना स्टार्टिंग जो है वो पासबुक से करते हैं तो हम कैश बुक के बैलेंस तक पहुंचेंगे। यानी कि एक किसी भी से स्टार्ट कर लीजिए, दूसरे का बैलेंस ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगा। अब इसी में हमने कैश बुक से स्टार्ट किया था, अगर हम पासबुक से स्टार्ट करें तो पासबुक का बैलेंस हमारे पास 90,000 है। अब 2 चेक 5,000 के आए थे, कैश बुक में वो रिकॉर्ड हैं, तो पासबुक का 90,000 बैलेंस है। हमने देखा कि कैश बुक में एक 5,000 का चेक और रिकॉर्ड कर रखा है जो भी, और 5,000 का एक और है जो रिसीव कर रखा है, खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो दोनों एंट्री प्लस हो जाएंगी। इस प्रकार 1 लाख हो गया तो हमारा कैश बुक का बैलेंस निकल कर आ गया। इसके अपोजिट अगर हम कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, 1 लाख का बैलेंस था, उसमें से 5,000 हम प्लस कर चुके हैं लेकिन हमारे खाते में ये पैसा नहीं आया है, इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। 5,000 एक दूसरा और था चेक, सेम एंट्री उसकी रिवर्स की, तो 90,000 पासबुक का बैलेंस आ गया। तो इस पॉइंट का ये है कि कैश बुक से चलें या पासबुक से स्टार्ट करें, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में दिया गया होगा तो उसके हिसाब से वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं। कैश बुक से चलेंगे तो पासबुक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा, पासबुक से चलेंगे तो कैश बुक का बैलेंस निकल कर आ जाएगा। If the statement is started with the balance as per bank column of cash book, the answer arrived at the end will be the balance as per passbook। कैश बुक से चलेंगे तो पासबुक का बैलेंस, और अगर हम एज पर पासबुक चलते हैं तो आंसर अराइव्ड एट द एंड विल बी द बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक में अब इनका जो बैलेंस है, अब बात करते हैं कैश बुक और पासबुक की। चलिए इमेज बाद में आएगी, पहले यही डिस्कस कर लेते हैं।
डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दो ही बैलेंस है हमारे पास। सिमिलरली द बैलेंस एज पर पासबुक में आल्सो बी इधर डेबिट और क्रेडिट, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो डेबिट बैलेंस अभी बात करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपके बैंक में जब पैसा आपके खाते में आता है, क्रेडिट का मैसेज आता है, तो पैसा बढ़ता है या माइनस होता है जी उस वक्त पासबुक के हिसाब से? बढ़ता है सर। बढ़ता है, तो मतलब बढ़ता ये है प्लस, जी सर। ये हमारे लिए फेवरेबल है। हम तो चाहते हैं हमारे खाते में पैसा प्लस होता रहे, तो पासबुक के हिसाब से ये फेवरेबल। अगर ये माइनस हुआ यानी कि डेबिट हुआ तो हमारे लिए अनफेवरेबल है। उसी प्रकार अगर कैश बुक की बात करें तो इसी का उल्टा होता है। हम डेबिट लेफ्ट साइड में जो रिसीव करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट हमारी जो पेमेंट होती है वो क्रेडिट साइड होती है कैश बुक की। तो इसमें जो रिसीव किया यानी कि डेबिट जो हुआ है वो प्लस हुआ है, यानी कि हमारे लिए जो डेबिट बैलेंस है वो फेवरेबल है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो अनफेवरेबल। जबकि पासबुक में तो डेबिट हमारे लिए अनफेवरेबल था, कैश बुक में ये हमारे लिए फेवरेबल हो गया। आप याद रखना चाहें तो क्रेडिट आप याद रख सकते हैं अपने खाते से कि जो पैसा बढ़ता है वो हमारे लिए फेवरेबल होता है पासबुक का। कैश बुक का इसका उल्टा है। या फिर कैश बुक का आपको यही याद है कि डेबिट रिसीव करते हैं वो डेबिट साइड है, पेमेंट करते हैं वो क्रेडिट साइड है। जिसको जिस प्रकार से याद रहता है याद कीजिए। सबसे इजी है कि पासबुक में हमारे खाते में पैसा आता है तो हम खुश होते हैं, फेवरेबल सिचुएशन है प्लस, बाकी उल्टी हो जाएगी कैश बुक में। तो क्रेडिट बैलेंस है वो अनफेवरेबल होता है एज पर कैश बुक, क्योंकि पेमेंट की है क्रेडिट साइड में। तो विच हैज़ बीन विड्रॉल इन एक्सेस द डिपॉजिट क्रेडिट बैलेंस, अगर विड्रॉ ओवरड्रान है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो मतलब बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल रखा है, हमारा क्रेडिट ज़्यादा है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया एज पर कैश बुक। अब डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है पासबुक में, क्योंकि डेबिट हमारा होता है जो पैसा निकाला गया है माइनस है, या ज़्यादा पैसा निकाल लिया है तो भी माइनस दिखाएगा कि वो जमा वापस करना है। जैसे लोन टाइप ही होता है ये, लेकिन लोन के लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है, ये पहले होती है, एक लिमिट बना दी जाती है तो बिजनेस वाले पैसा यूज कर सकते हैं। एज पर पासबुक इंडिकेट दैट द फर्म हैज़ बीन विदड्रॉन इन एक्सेस ऑफ द डिपॉजिट, जितना पैसा 2 लाख खाते में जमा था, लिमिट बना रखी थी उन्होंने, 10 लाख निकाला, सामान खरीदना था, तो यहाँ पर जो 10 लाख निकाल कर सामान जो लाना था लेकर आए, बिजनेस को रन किया, 10 दिन बाद पैसा आ गया फिर जमा कर दिया, तो ये ओवरड्राफ्ट होता है ऐसे, तो ये डेबिट है, तो ये अनफेवरेबल है। लेकिन अगर क्रेडिट होता है कि कोई भी पासबुक का तो वह फेवरेबल बैलेंस है। एज पर पासबुक इंडिकेट द फर्म हैज़ सो मच बैलेंस ऑफ डिपॉजिट एट द बैंक, कि बैंक में अब बैलेंस है, फर्म का बैलेंस है। वही बात अगर कैश बुक की करते हैं तो कैश बुक में अगर डेबिट दिया गया है इसका मतलब फर्म के पास पैसा है, डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब पेमेंट ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि बैंक से पैसा निकाल कर पे कर चुके होंगे। तो ये बीआरएस का बेस था। बस एक पॉइंट आपका जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे तब ध्यान रखना है कि पासबुक अगर प्लस है, प्लस का मतलब है पासबुक प्लस कब होगी, जब क्रेडिट बैलेंस होगा, हमारे खाते में पैसा आएगा तो वो फेवरेबल होती है। कैश बुक इसके अपोजिट। आप दूसरे तरीके से अगर आपको कैश बुक ध्यान में है तो लेफ्ट साइड में जो डेबिट साइड होती है वहाँ जब पैसा आता है, रिसीव होता है, तो वो हमारे लिए फेवरेबल होती है। तो कैश बुक की फेवरेबल प्लस होती है और पासबुक की फेवरेबल प्लस होती है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया, ये डेबिट होती है कैश बुक की और पासबुक की क्रेडिट होती है।